नमस्ते। चलिए आज ऑल्टरनेटिंग करंट यूनिट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सच कहूं तो बहुत ही आसान सा टॉपिक समझते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स। ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और हम इसको इतने सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएंगे। अच्छा, चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सबने देखा होगा, फोन या लैपटॉप के चार्जर के साथ वो एक थोड़ा भारी सा काला सा बॉक्स या ब्लॉक आता है। कभी सोचा है कि वो है क्या? उसके बिना चार्जर चलेगा ही नहीं। ऐसा क्यों? तो उस ब्लॉक के अंदर ना एक बहुत ही खास डिवाइस छुपा होता है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और उस डिवाइस का नाम है एक ट्रांसफॉर्मर। हाँ, वही चीज है वो। तो चलिए अब इस चार्जर के सीक्रेट को आराम से डिकोड करते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, कोई भी फॉर्मूला या फिजिक्स की भारी बातों में जाने से पहले ट्रांसफॉर्मर को एक बिल्कुल आम रोज की चीज से समझते हैं, साइकिल के गियर से। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। साइकिल के गियर्स और ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल काफी मिलता जुलता है। अब इस टेबल को देखिए। जब हम साइकिल में हाई गियर लगाते हैं तो क्या होता है? ताकत कम लगती है, मतलब लो फोर्स, लेकिन स्पीड हाई हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लो करंट पर हाई वोल्टेज देता है, और जब हमें पहाड़ी पर चढ़ना होता है हम लो गियर लगाते हैं। स्पीड कम हो जाती है पर ताकत यानी फोर्स हाई मिलता है। ठीक उसी तरह एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हाई करंट पर लो वोल्टेज देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी हमने? कि पावर कांस्टेंट रहती है। साइकिल में स्पीड और फोर्स का सौदा होता है और ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज और करंट का। कितना सिंपल है ना? अच्छा, ये सारा जादू होता कैसे है? इसके पीछे एक सिंपल सा फिजिक्स का प्रिंसिपल है, म्यूचुअल इंडक्शन। याद है ना, पिछले चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि जब एक कॉइल में करंट बदलता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बदलती है, और ये बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड पास में रखी दूसरी कॉइल में बिना उसे टच किए ही एक वोल्टेज पैदा कर देती है। चलो, एनालॉजी और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आते हैं उस पार्ट पर जो हमें एग्जाम में पूरे नंबर दिलाएगा, इसके फॉर्मूलाज पर। तो ये वोल्टेज आखिर बदलता कैसे है? देखो, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, प्राइमरी कॉइल जिसमें NP नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसमें AC करंट भेजने से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई बन जाता है। स्टेप 2, एक लोहे का कोर यानी आयरन कोर इस बदलते हुए फ्लक्स को रास्ता दिखाकर सेकेंडरी कॉइल जिसमें NS टर्न्स हैं उसके अंदर से ले जाता है। और स्टेप 3, फैराडेज लॉ के हिसाब से ये चेंजिंग फ्लक्स दोनों ही कॉइल्स में वोल्टेज इंड्यूस कर देता है। बस इतना ही है। और ये रहा इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मतलब सेकेंडरी वोल्टेज VS और प्राइमरी वोल्टेज VP का जो रेशियो है वो सेकेंडरी टर्न्स NS और प्राइमरी टर्न्स NP के रेशियो के बिल्कुल बराबर होता है। बस इस एक फॉर्मूला से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं करंट पर। यहां बस एक चीज याद रखनी है, करंट का रिलेशन वोल्टेज से एकदम उल्टा होता है, इनवर्स। देखो, यहां प्राइमरी करंट IP ऊपर है तो फॉर्मूला है IP अपॉन IS इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP। सिंपल सा मतलब यह है कि अगर वोल्टेज स्टेप अप होगा तो करंट को स्टेप डाउन होना ही पड़ेगा ताकि पावर कंजर्व हो सके। चलिए अब एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। मान लो एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, उसको प्राइमरी साइड पर 2200 वोल्ट्स दिए गए हैं और कॉइल्स के टर्न्स का रेशियो NP/NS है 10:1। तो हमें सेकेंडरी साइड पर कितना वोल्टेज यानी VS मिलेगा? बहुत सिंपल है। हमारा फॉर्मूला क्या था? VS डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP। चलो वैल्यूज डालते हैं। VS डिवाइडेड बाय 2200 इज इक्वल टू 1/10। इसको सॉल्व करने पर VS की वैल्यू आती है 22 वोल्ट्स। अरे, ये तो वही वोल्टेज है जो हमारे घरों के सॉकेट्स में आता है। देखा, कितना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अब उन साइलेंट किलर्स की बात करते हैं, मतलब वो आम गलतियां जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में कर देते हैं और अपने नंबर गवा देते हैं। इन पर आराम से अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल जो वाइवा में भी पूछा जाता है, क्या एक ट्रांसफॉर्मर को अगर DC बैटरी से जोड़ दें तो वो काम करेगा? सोचो। इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हमेशा याद रखिए, ट्रांसफॉर्मर का दिल है बदलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको चेंजिंग फ्लक्स चाहिए, और DC बैटरी क्या देती है? एक कांस्टेंट करंट जिससे कांस्टेंट फ्लक्स बनता है। जब फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो dφ/dt 0 हो जाएगा और फैराडेज लॉ के हिसाब से कोई EMF इंड्यूस ही नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मर काम तो करेगा ही नहीं, उल्टा उसकी प्राइमरी कॉइल शॉर्ट सर्किट होकर जल भी सकती है। तो DC से दूर रखना है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलतफहमी पर।
अगर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को मान लो 10 गुना बढ़ा रहा है, तो क्या वो पावर भी बना रहा है? क्या वो फ्री में एनर्जी क्रिएट कर रहा है? इस एक लाइन को दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। आप एनर्जी कंजर्वेशन के कानून को धोखा नहीं दे सकते। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जितनी पावर इनपुट होती है, लगभग उतनी ही पावर आउटपुट में मिलती है। वो पावर बनाता नहीं है, वो तो सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाकर बदले में करंट को उसी रेशियो में घटा देता है ताकि पावर यानी V/I कांस्टेंट रहे। चलिए अब इस पूरी कहानी को जोड़कर द बिग पिक्चर देखते हैं। आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और एग्जाम के लिए क्विक समरी तैयार करते हैं। तो आखिर ट्रांसफॉर्मर्स इतने जरूरी क्यों हैं? सिंपल भाषा में, ट्रांसफॉर्मर्स ही वो हीरो हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में पावर AC से सप्लाई होती है, DC से नहीं। पावर स्टेशन पर वोल्टेज को स्टेप अप करके लाखों वोल्ट्स तक पहुंचा देते हैं। इससे करंट बहुत कम हो जाता है, और जब करंट कम होता है तो लंबी दूरी तक तारों में P=I²R लॉस यानी हीट बनकर एनर्जी का वेस्ट ना के बराबर हो जाता है। सच में ये म्यूचुअल इंडक्शन का सबसे जबरदस्त प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एग्जाम के लिए बस ये 5 पॉइंट याद रख लो, ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक पक्का हो जाएगा। नंबर 1, सिर्फ AC पर काम करता है, DC पर नहीं। नंबर 2, वोल्टेज का बदलना टर्न्स रेशियो पर डिपेंड करता है। नंबर 3, स्टेप अप मतलब वोल्टेज अप, करंट डाउन। नंबर 4, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज डाउन, करंट अप। और नंबर 5, एक आदर्श यानी आइडियल ट्रांसफॉर्मर पावर को कंजर्व करता है, बनाता नहीं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूं। अगर ट्रांसफॉर्मर्स इतने एफिशिएंट होते हैं 99% तक, तो फिर कभी पावर हाउस या सबस्टेशन के पास से गुजरते वक्त वो हमिंग की गुनगुन की आवाज क्यों आती है? वो आवाज भी तो एक तरह का एनर्जी लॉस ही है। सोचिएगा जरूर कि ये क्यों होता है। ऑल द बेस्ट।